आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 7। कहानी में अब तक आपने सुना कि जय और जोया एक रात डिनर करने एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ जय, जो कि एक शाकाहारी है, वो अपने लिए शाकाहार ही ऑर्डर करता है और जोया अपने लिए चिकन ऑर्डर करती है। इत्तेफाकन वहाँ लाइट चली जाती है, जिससे कि जो वहाँ पर वेटर होता है वो आग्रह करता है कि क्या वो टेबल पर कैंडल जलाकर रख दे। तो दोनों उसी डिनर को कैंडल लाइट डिनर समझकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, ये देखकर जोया और जय दोनों ही चौंक जाते हैं कि जय जोया का ऑर्डर किया हुआ चिकन खा रहा था। ऐसे हालातों को देखकर जोया सहम जाती है कि कहीं इसकी वजह से जय उससे अपनी दोस्ती तो नहीं तोड़ लेगा। आइए सुनते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। चिकन खाने के बाद जय को उल्टी आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जय वॉशरूम से निकला तो उसके मुरझाए चेहरे को देखकर जोया को बहुत दुख हुआ। इससे पहले वो जय से कुछ कह पाती, जय खुद चलकर उसके पास आ गया। जय, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मगर जय, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। जय, मेरा यकीन करो प्लीज, तुम मुझे गलत मत समझना। जोया की परेशानी को देखकर जय बोला, अरे कैसी बातें करती हो, इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि हालातों की गलती है। अगर खाने के वक्त लाइट नहीं जाती तो ये सब क्यों होता। तुम अपने आप को इस सब का जिम्मेदार मत ठहराओ। जोया ने अफसोस जताते हुए कहा, नहीं जय, इसके जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। ना मैं चिकन मंगाती और ना ये सब कुछ होता। आखिर ये सब चिकन की वजह से हुआ है ना। जय, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं चिकन खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आखिर चिकन हमारे रिश्ते से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना। इसीलिए जय, आज के बाद मैं चिकन की तरफ देखूंगी भी नहीं। जैसे ही जोया ने ये बात कही तो अचानक जय ने जोया का हाथ पकड़ते हुए कहा, जोया, मैं तुमसे काफी दिनों से एक बात कहना चाहता था। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कह दूं। जोया ने जय की आंखों और उसके अंदाज से बहुत कुछ समझ तो लिया था, लेकिन वो जय के मुंह से सुनना चाहती थी। इसीलिए उसने हाँ में सिर्फ अपनी सहमति दे दी। जय ने घुटनों के बल बैठते हुए जोया की तरफ देखा और बहुत ही धीमे से कहा, जोया, विल यू मैरी मी। जोया ने जैसे ही जय के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी आंखों से प्यार की बारिश होने लगी। उसकी जुबान कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसको लफ्ज ही नहीं मिल रहे थे। वो बस प्यार भरी नजरों से जय को देखे जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज जय ने वो कह दिया जिसका उसे काफी समय से इंतजार था। मानो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। दुनिया जहां की खुशियां आज जय ने उसकी झोली में डाल दी थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जय घुटने पर बैठा उसकी मंजूरी का इंतजार कर रहा था। जय कुछ देर तक जोया के सामने बैठा रहा और उसने फिर वही बात दोहराई, जोया, विल यू मैरी मी। जोया अपनी जुबान से तो कुछ नहीं कह सकी, लेकिन गर्दन को खास अंदाज से हिलाते हुए उसने अपनी खुशी से शादी के लिए हाँ कह दिया। जैसे ही जोया ने हाँ में गर्दन हिलाई, वैसे ही जय ऊपर उठा और जोया को अपनी बाहों में भरकर बोला, थैंक्स जोया, तुमने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जोया ने भी जय को अपनी बाहों में कसकर बांधते हुए कहा, तुम जैसा हमसफर मिल जाए तो जिंदगी और भी हसीन हो जाएगी। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें ये सुध-बुध ही नहीं रही कि रेस्टोरेंट में और भी लोग मौजूद थे। लोगों ने भी दोनों की मोहब्बत को देखकर खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया और उन्हें खूब सारी बधाइयां दी। जैसे ही लोगों की तालियों की आवाज दोनों के कानों में पहुंची तो एक दूसरे से अलग होते हुए दोनों ने सभी का धन्यवाद दिया और रेस्टोरेंट से निकल गए। इसके बाद दोनों ने हमेशा के लिए एक बंधन में बंधने का फैसला लिया। जय और जोया को ये बात अच्छे से मालूम थी कि उनके घर वाले कभी भी इस शादी की अनुमति नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने बिना पूछे ही शादी का फैसला कर लिया। जय ने अपने इक्का दुक्का दोस्तों को इस बारे में बताया तो उसके दोस्तों ने एक बार घर वालों की राय जानने की सलाह दी। दोस्तों में चौबे जी को इस काम के लिए मुनासिब समझकर जय अपने साथ घर गाजीपुर ले जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि चौबे जी बातचीत में काफी माहिर और मजाकिया स्वभाव के हैं। इसीलिए उसे लगा कि मजाक मजाक में वो ही उसकी मम्मी और पापा को समझाने में सफल हो जाएंगे।
इसी सोच के साथ चौबे जी को खुली बस में बैठाकर मजे के साथ जय अपने घर की ओर निकल पड़ा। बस में चौबे जी जय से पूछते हैं, बेटा शादी जैसा फैसला तुमने कैसे ले लिया? जय चौबे जी को घूरते हुए कहता है, चौबे जी आपने किसी की भावनाओं को समझा है? कभी किसी से प्यार किया है? चौबे जी मजाकिया लहजे में कहते हैं, अरे यार ये प्यार व्यार हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हारा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो। बताओ सीधे सीधे आदमी को बलि का बकरा बनाकर शादी की बात करवाने ले जा रहे हैं। जय ने कहा, चौबे जी भले ही आपने प्यार ना किया हो, लेकिन लड़कियां तो आप पर जान छिड़कती हैं। चौबे जी जय को घूरते हुए कहते हैं, अम्मा तुम लोग येड़ा बनकर पेड़ा खाते हो और हमारे गले में बेड़ा बांधते हो। जय घूरते हुए कहता है, चौबे इसमें बेड़ा बांधने की क्या बात है भाई? चौबे तुम हर बात को समझते हो, लेकिन काफी देर से। हम किसी नेक काम के लिए जा रहे हैं, कभी तो थोड़ा सीरियस हो जाया करो। चौबे जी थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए सूली पर भी चढ़ जाएगा। जय इतना सुनते ही चौबे जी को गले से लगा लेता है और बोलता है, देख चिकन की बात करके घर वालों की मंशा जांच कर ही आगे की बात करनी है। अगर मामला बिगड़ता दिखे तो शांत होकर वापस आ जाना। बातों ही बातों में गाजीपुर कब आ गया इसका उन्हें पता ही नहीं चला। बस से उतरते हुए जय ने चौबे को समझाया, देख हम घर शादी की बात करने जा रहे हैं और तुम्हें पता है कि हमारे माता पिता कट्टर हिंदूवादी हैं। चौबे ने भौचक्के होकर जय को देखते हुए कहा, मतलब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं या लड़की वालों के? जय ने चौबे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चौबे जी पूरी रामायण खत्म हो गई और आपको अभी ये नहीं पता चला कि सीता का विवाह किसके साथ हुआ है। चौबे जी जय का हाथ कंधे से हटाते हुए बोले, ये अच्छा होता कि मैं इन सब पचड़ों में पड़ता ही नहीं। तुम्हें पता है कि कितना संगीन मामला है। अरे प्यार ही करना था तो अपने ही धर्म में कर लेता। जय चौबे जी को प्यार से समझाते हुए कहता है, चौबे जी आप एक पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक गुणी इंसान भी तो हैं, फिर भी एक छोटी सी बात पर इतना घबरा गए हैं। ऐसा लगता है कि आप मेरे घर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर मोर्चा संभालने जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के बीच जय का घर आ गया। घर की कॉल बेल बजाई तो दरवाजा पिताजी ने खोला। दोनों पिताजी के पैर छूकर घर के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गए। चौबे जी को सोफे पर बैठाकर जय माँ से मिलने उनके कमरे में चला गया। चौबे जी सोफे पर बैठकर घर के एक एक सामान को काफी गौर से देख रहे थे। देखकर उन्हें ये महसूस हो रहा था कि हिंदुत्व पर कट्टर विचार रखने वाली फैमिली है। घर पर तस्वीरों के साथ साथ जय के पिता का व्यक्तित्व काफी धार्मिक प्रवृत्ति का दिख रहा था। जय के पिता नाम से धर्म प्रताप पांडे और वेशभूषा से धर्म के प्रतिनिधि दिखते हैं, जो 5 फीट 5 इंच मोटे तगड़े शरीर के मालिक हैं। लंबी मूछे, हल्की दाढ़ी और माथे पर केसरिया टीका और धोती कुर्ता पहने हुए हैं। ऐसा लगता है कि घर में इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यहाँ पर जय की गैर मजहबी शादी तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी संभव नहीं है। फिर भी चलो देखते हैं। जय अपनी माँ यशोदा के साथ बाहर आता है। उसने चौबे जी से परिचय कराते हुए कहा, माँ ये हमारे परम मित्र चौबे जी हैं। माँ के आते ही जय के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। माँ यशोदा शांत प्रवृत्ति की एक कुशल गृहिणी हैं, जो पूजा पाठ में काफी विश्वास रखती हैं। उनके व्यक्तित्व पर पति पांडे जी का पूरा प्रभाव साफ नजर आता है। चौबे जी से मिलकर माता जी कहती हैं, बेटा तुम लोग काफी थक गए होंगे, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। जैसे ही यशोदा वहाँ से जाती है, चौबे जी गर्दन हिलाते हुए जय की जय हो करके हाथ मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। वापस लौटकर दोनों खाने की मेज पर बैठते हैं। जय ने चौबे जी की ओर देखते हुए पूछा, भूख तो नहीं लगी ना? चौबे जी बुदबुदाते हुए कहते हैं, नहीं, भूख लगेगी तो बोनलेस खिलाएंगे क्या? जय चौबे जी का मुंह दबाते हुए बोला, मरवाओगे क्या चौबे जी? चुप, फालतू की बातें मत करो। तब तक माता जी ने मेज पर दोनों के लिए खाना परोस दिया था। दोनों मजे में खाना खा रहे थे। माँ दोनों को खाना खाता देख रही थी। माँ दोनों को खाना खाता देख बहुत खुश हो रही थी। चौबे जी 2-4 बाइट लेने के बाद खाने की तारीफ करते हुए बोले, माता जी क्या कमाल की सब्जी बनाई है आपने। मसाले के साथ साथ लहसुन प्याज तो सब्जी में जान डाल देता है।
जय की माँ ने चौबे जी की ओर देखते हुए कहा, अरे राम 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 राम, क्या बात कर दी बेटा, पांडे जी के घर में प्याज और लहसुन। चौबे जी माता जी की बातों को सुनकर कान को हाथ लगाते हुए बोले, हाँ भगवान बचाए प्याज लहसुन से। माता जी वैसे तो आजकल हम लोगों को अक्सर घर के बाहर खाना खाना पड़ता है, अगर गलती से लहसुन प्याज खा लिया तो। माता जी ने चौबे जी की बात को काटते हुए कहा, बेटा गलती से खा लिया तो रगड़ रगड़ कर नहाओ और गंगा जल छिड़क कर अपने आप को शुद्ध करो। ये सोच देखकर चौबे जी ने ये मन बना लिया कि यहाँ से कल ही वापस हो जाना चाहिए। इसी ख्यालता में डूबे हुए चौबे की बेचैनी को देखकर जय ने चौबे जी को घूरते हुए मजे में खाने की बात कही। चौबे जी, खा ही तो रहा हूँ, क्या सोचने पर भी रोक लगा दोगे? जय, सोचिए, जरूर सोचिए, सोचने का तो सभी को मौलिक अधिकार है। चौबे जी, मैं कल सुबह यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें साथ चलना है तो तैयार हो जाना। जय, चौबे जी जिस काम के लिए आए हो वो तो अभी तक हुआ नहीं। चौबे, तुम्हारी ढपली है, तुम ही बजाओ, मुझे पता नहीं था कि दुनिया में इस तरह की सोच के लोग भी होते हैं। जय, इसी सोच को बदलने के लिए ही तो हम लोग पैदा हुए हैं। चौबे, तुम बदलो सोच, तुम बदलो दुनिया, मुझे अब यहाँ से जाने दो। जय, अरे चौबे तुम्हें हो क्या गया है, ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ना कोई हल तो निकलेगा। चौबे, तुम ही बताओ क्या हल निकलेगा, जहाँ सिर्फ जात पात और मजहबी सोच दिमाग के अंदर भरा हुआ है, उसे बदलने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे जिसे तुम नहीं ले सकते। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कड़े फैसले नहीं ले सकता? जोया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चौबे, अच्छा ले सकता है तो चल मेरे साथ। जय, छोड़ यार, ठीक है चल सोते हैं और कल सुबह उठकर निकल चलेंगे। इतना वाद विवाद करने के बाद जय और चौबे जी सोने चले जाते हैं। क्या जय और चौबे जी जय के माँ बाप को जय और जोया की शादी के लिए मनाने में कामयाब हो पाएंगे या दोनों ही हथियार डालकर वापस लौट आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कैंडल लाइट चिकन। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं ये हमें ज़रूर बताएं, और क्या आप कहानियाँ लिखने में माहिर हैं और अगर उन्हें सुनाने का भी हुनर रखते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म स्टोरियन पर। तब तक सुनते रहिए स्टोरियन, लफ्ज़ों के हमसफर।